तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी क्या है उसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। द मोस्ट सेमिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज ए थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। देखिए मार्क्स के जितने भी थ्योरीज थे उनमें से अग्रिम सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है आपका उनका जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी। इन हिज सोशलिज्म utopian and scientific, Engels defined historical materialism as a theory which holds that the ultimate cause which determines the whole course of human history is the economic development of society। अभी देखिए ये किताब था आपका एंजल्स का सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक। उस यहाँ पे मार्क्स के जो कॉन्टेम्परेरी थे एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स, उन्होंने डिफाइन किया था जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक ऐसा थ्योरी है जिसका नींव में जिसका नींव इसी पे आधारित है कि वो ये विश्वास करती है कि जो अल्टीमेट कॉज है, जो अल्टीमेट कारण है, जो पूरा जो डिटरमाइन करती है पूरे मानव समाज की इतिहास की गतिपथ या इतिहास किस ओर मुड़ेगा, किस ओर जाएगा, उसका आधार ही है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब एक सोसाइटी की आर्थिक उन्नति या उसकी डेवलपमेंट ही एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में माना जाएगा, या उसी पे आधारित होती है एक समाज या एक जाति या एक देश किस ओर अग्रसर होगा। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होता है तो वो जाति या मानव समाज अच्छे और अग्रसर होगा, और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर ख़राब होती है या इकोनॉमिक रिलेशनशिप ख़राब होती है तो सोसाइटल डेवलपमेंट भी ख़राब होगा। ये मानना था आपका कार्ल मार्क्स का, और ये डिफ़ाइन किया था आपका उनके जो कॉन्टेम्परेरी एंजल्स थे उन्होंने डिफ़ाइन किया था मार्क्स की हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को इस तरह। द होल कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ चेंजेस ऑकरिंग इन द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। अभी देखिए जो पूरे इतिहास का जो पूरे गतिपथ है या पूरा जो कोर्स है वो मार्क्स ने एक्सप्लेन किया था इन टर्म्स ऑफ आपका जो सोसाइटी में जो चेंजेस आती है, जो तब्दीली आती है, जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की जो मोड है, किस तरह एक सामान प्रोड्यूस होगा या कोई भी कम्युनिटी प्रोड्यूस होगा और उसका जो आदान प्रदान होगा लोगों में, उस पर आधारित होती है आपका जो मानव समाज का जो इतिहास है वो किस तरह आपका किस ओर मुड़ेगा। अभी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में अभी आ सकता है अगर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है हो सकता है, या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सकता है, किसी भी अगर इकोनॉमिक प्रोडक्शन वो किस तरह आपका प्रोड्यूस होगा और उसकी जो रिलेशनशिप होगा, उसकी जो एक्सचेंज होगा मानव समाज में, जो मटेरियल जो फाइनल आउटपुट की जो एक्सचेंज होगा उसी पर आधारित होगा मानव समाज की इतिहास किस ओर रुझान करेगा। स्टार्टिंग विथ प्रीमिटिव कम्युनिज्म द मोड ऑफ प्रोडक्शन हैज़ पास थ्रू 3 स्टेजेस। अब देखिए अगर हम आदिम प्रीमिटिव कम्युनिज्म की बात करते हैं, उससे अगर हम इतिहास की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर सोचें, उसकी बात करें, तो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो आपका 3 स्टेज में आपका पास हुई थी। एक तो था पहले स्लेवरी, जो गुलाम व्यवस्था था, जहाँ पे आपका जो मालिक था वो गुलाम तैनात करता था और उसके अंडर में उसी के हिसाब से, उसी के पगार में, उसी के रेट में वो गुलाम काम करता था। दूसरा है आपका फ्यूडलिज्म आपका जो आपका मध्यकालीन जो यूरोपीय देश में आपका था, जो आपका मालिक व्यवस्था था, जो एक वर्ग जो ज़मींदार थे और मालिक थे, ज़मीन के मालिक थे, और वो अपने हिसाब से जो अपने ज़मीन पे लेबर या जो कारीगर नियुक्त करते थे, और जो लेबरर्स थे वो ज़मीन पे फसल उगाते थे, और फ्यूडलिज्म अपने मालिक को उस फसल का जो उत्पाद है उसका एक अंश देते थे। और तो ये एक फ्यूडलिज्म था, मतलब किसान के पास अपना ज़मीन नहीं था, वो ज़मींदार का मालिक जो लैंडलॉर्ड था उसके अंडर में वो काम करता था, ज़मींदारी सिस्टम था। और दूसरा है आपका जो कैपिटलिज्म, ये हो गया आपका पूंजीवाद, और उसी के स्वरूप जो कॉन्सिक्वेंट जो सोसाइटी में डिवीज़न आई थी, ये जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, अभी देखिए स्लेवरी हो गया, फ्यूडलिज्म हो गया और कैपिटलिज्म आ गया, और जो उसके अंतर्गत जो आपका सोसाइटी में जो आपका डिवीज़न पैदा हुई थी, जो 3 वर्ग में जो डिवीज़न हुई थी क्लासेस में, एक था आपका स्लेवरी में आपका स्लेव और मास्टर, गुलाम और मालिक का संबंध, और जो फ्यूडलिज्म में आपका सर्फ और बैरन का जो रिलेशनशिप, जो ज़मीन का मालिक और ज़मीन पे काम करने वाला किसान का जो रिलेशनशिप, और कैपिटलिज्म में आपका जो आपका वर्कर्स और जो कैपिटलिस्ट,
जो प्रोलेटारिएट और जो कैपिटलिस्ट, जो पूंजीवाद और जो इंडस्ट्री में या जो उनके अंडर में, जो कैपिटलिस्ट के अंडर में जो काम करते थे प्रोलेटारिएट, उनके बीच जो संबंध एंड द स्ट्रगल ऑफ दिस क्लासेस अगेंस्ट ईच अदर, और उनके बीच जो आपका जो स्ट्रगल था उसी को आपका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की जो गतिपथ है उसी से आपका इसका नज़रिया आता है। द मोस्ट प्रोफाउंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स विच एक्सप्लेन्स हिज थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज contained in his preface to a contribution to the critique of political economy. In this work Marx contends that, अभी देखिए, जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को लेके जो सबसे प्रोफाउंड, सबसे विश्वास योग्य जो मार्क्स के तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी, वो उनके जो एक किताब था, इसका नाम था टू ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। वहाँ पे उन्होंने जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है उसके बारे में ये वर्णना की है कि द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इट्स रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन इज द रियल फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। अब देखिए, जो आर्थिक गढ़ है, जो इकोनॉमिक जो स्वरूप है, प्रारूप है जो सोसाइटी का, समाज का, वो ये आपका संगठित होता है कॉन्स्टिट्यूट बाय रिलेशंस, जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, वही है जो प्रोडक्शन, जो मटेरियल प्रोडक्शन होती है उसके अंतर्गत जो रिलेशन होता है समाज में विभिन्न स्तर के लोगों का, वही आपका सोसाइटी का आधार है या उसका नींव है। इट इज़ द बेसिस ऑन विच राइजेज ए लीगल एंड पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर एंड टू विच कॉरस्पॉन्ड्स डेफिनेट फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। और ये जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है और जिसके जो अंतर्गत जो सोसाइटी में जो रिलेशनशिप पैदा होता है, वही आपका एक बेसिस हो जाता है, वही आधार हो जाता है उस जिस पे आपका एक लीगल और एक कानूनी और एक राजनीतिक एक सुपर स्ट्रक्चर, एक राजनीतिक सामाजिक एक सुपर स्ट्रक्चर, एक बेस हो गया आपका मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और उसके अंतर्गत जो समाज में विभिन्न स्तर का लोगों का रिलेशनशिप, और उसी पे आधारित होकर आपका एक सुपर स्ट्रक्चर होता है टू विच कॉरस्पॉन्ड डेफिनेट फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, और उसी पे आधारित होकर आपका समाज का विभिन्न तरीका का, आपका विभिन्न स्तर का आपका जो सामाजिक जो सोच विचार है उसी पे आधारित होता है। देखिए, आपका एक जैसे कि बिल्डिंग का एक फाउंडेशन होता है और फाउंडेशन में आपका घर बनाया जाता है, बिना फाउंडेशन का आपका घर नहीं होता है। तो जो ये समाज का जो फाउंडेशन है वो डिपेंडेंट है आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में और मटेरियल प्रोडक्शन में, और उससे अंतर्गत जो सोसाइटी में जो रिलेशनशिप पैदा होती है विभिन्न क्लासेस ऑफ लोगों का, और वो हो गया आपका फाउंडेशन, और उसी पे आधारित जो विभिन्न आपका सोच विचार, जो सामाजिक सोच विचार आती है, वो हो जाता है आपका सुपर स्ट्रक्चर। Along with it, the society's relations of production themselves correspond to a definite stage of development of its material productive forces. और इसके साथ साथ जो समाज का जो सोसाइटीज़ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, जो सोसाइटी का जो ये प्रोडक्शन से लेके जो रिलेशन है वो आपका कोरस्पेंड करती है आपका एक डेफिनेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो उसका मटेरियल प्रोडक्टिव फोर्सेस का एक विभिन्न स्तर का आपका एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आपका मतलब ये बोध कराती है। अभी देखिए, अब जिस तरह का आपका मटेरियल प्रोडक्शन होगा और जिस तरह आपका उस सोसाइटी में विभिन्न स्तर के लोगों में जो रिलेशनशिप चेंज होगा, तो उसी आधार पे आपका सोसाइटी का विभिन्न स्तर का आपका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होगा। जैसे पहले हो गया था आपका गुलाम व्यवस्था, फिर आपका ज़मीन का मालिक और ज़मीन पे काम करने वाला किसान, फिर आपका कैपिटलिज्म आ गया। तो उसी के अंतर्गत आपका सोसाइटी का विभिन्न स्तर का आपका रिलेशनशिप पैदा हो गया विभिन्न स्तर के क्लासेस ऑफ लोगों में। द मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल लाइफ डिटरमाइंस द सोशल पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ प्रोसेस इन जनरल। तो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है सोसाइटी में, किस तरह का आपका मटेरियल प्रोडक्शन होगा, उसी पे आपका डिटरमाइन होता है, उसी पे अंतर्भुक्त होता है आपका जो सामाजिक, राजनीतिक और जो बौद्धिक या वैचारिक जीवन यापन होगा मनुष्य का, उसी पे डिपेंडेंट है। तो अल्टीमेटली आपका मटेरियल प्रोडक्शन या नेचर ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन पे ही आधारित है सोसाइटी का विभिन्न स्तर का आपका डेवलपमेंट, या हो ये सामाजिक हो या राजनीतिक हो या बौद्धिक हो या वैचारिक हो, सभी डिपेंडेंट है आपका अल्टीमेटली फोर्सेस ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन, और उससे जो संबंधित जो लोगों में जो क्लास रिलेशनशिप फॉर्म होती है उस पर आधारित है। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही आपका सामाजिक व्यवस्था का मूल प्रारूप है, ये कहना है मार्क्स का।
The general relations as well as forms of state are to be grasped neither from themselves nor from the so-called general development of human mind, but rather they have their roots in the material conditions of life. अब देखिए, मार्क्स के हिसाब से जो एक समाज के जो जनरल जो समाज में जो रिलेशनशिप होगा विभिन्न स्तर के लोगों का, या एक सोसाइटी का, एक स्टेट का, राज्य का क्या फॉर्म होगा, कैपिटलिस्ट होगा या कम्युनिस्ट होगा, या आपका एक स्लेव सोसाइटी होगा या एक फ्यूडल सोसाइटी होगा, वो आपका अब एक स्टेट की आपका परिस्थिति से हमको उसका मतलब उसका उसका ज्ञान नहीं हो सकता, और ना ही आपका मनुष्य की जो सोच विचार या उनकी जो मनुष्य की जो चिंतन का जो किस तरह डेवलपमेंट हुई है उस पे ही आधारित है, बल्कि इसका जो जड़ है, जो एक समाज व्यवस्था किस तरह होगा या उसका आधार क्या होगा, या समाज में विभिन्न स्तर के लोगों का जो रिलेशनशिप होगा, वो आपका बेस्ड है आपका समाज में मटेरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ। समाज में किस तरह आपका मटेरियल प्रोडक्शन हो रही है और जो प्रोडक्टिव फोर्सेस में, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में विभिन्न स्तर के लोगों में क्या रिलेशनशिप है। एज अ सोसाइटीज प्रोडक्टिव फोर्सेस डेवलप, जैसे जैसे सोसाइटी का जो प्रोडक्टिव फोर्स है वो डेवलप होती है, जैसे कि आपका आदिम युग से जब आधुनिक इंडस्ट्रियलाइज युग आया तो जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है वो आपका पहले था आपका मनुष्य खुद ही करता था, तो उससे आपका उसके बाद उसका मैकेनिकल हो गया, जो आपका फिजिकल था उससे मैकेनिकल हो गया। जैसे कि आपका एनिमेट एनर्जी, जैसे कि आपका मनुष्य की अपने खुद का एक जीवंत जो एनर्जी था, जैसे कि एक बेल लेके या मनुष्य खुद ही अपना खेतों में वो हल मतलब फसल करता था, खेती करता था। लेकिन उसके बाद आपका जैसे इनएनिमेट एनर्जी आ गया, जैसे कि बिना जान वाला एनर्जी आ गया। पहले तो बैल और मनुष्य आदमी खुद खेती करता था, उसके बाद आपका ट्रैक्टर लाया गया, या जो आपका विभिन्न तरह का आपको औजार लाया गया, टूल्स लाया गया, जिससे आपका एक जानदार चीज़ से आपका बेजान आपका एनर्जी आ गया, इनएनिमेट एनर्जी वो बोलते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल देते हैं, ऑक्सन प्लगिंग गेटिंग रिप्लेस्ड बाय प्लगिंग विद ट्रैक्टर, जैसे कि आपका बैल के बजाय आपका ट्रैक्टर से आपका खेती करने लगे लोग। They clash with the existing relations of production which becomes a fetter on their further growth। और ये जो नया नया जो तकनीक आती है समाज में जिससे कि मटेरियल प्रोडक्शन और उन्नत होती है, इससे क्या होता है, इससे पहले वाले जो मटेरियल प्रोडक्शन था और उससे जो रिलेशनशिप है उसमें एक विवाद होती है, क्लैश पैदा होती है। और ये जो नया जो आधुनिकीकरण होती है, ये विवाद उस पर एक जंजीर की तरह बन जाती है। मतलब जो आधुनिकीकरण पे जो पुराना पहले की जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो आधुनिकीकरण को या समाज को उस तरफ बढ़ने से उसको रोकती है या उसको एक जंजीर से बांध देती है। देखिए, कोई भी एक नया आधुनिक चीज़ आने से मनुष्य पहले उसको नहीं अपनाता, इतना आसानी से नहीं अपनाता। अभी देखिए, जो लोग बैल से खेती कर रहे थे या खुद ही अपने हाथों से मतलब खेती कर रहे थे, वो अभी ट्रैक्टर लेके जो उनकी जो उत्पाद है या खेती करने का जो प्रोसेस है वो उतना जल्दी नहीं अपनाएंगे। तो यही मास कहते हैं, ये क्लैश पैदा होती है, जो ओल्ड मोड ऑफ जो पुरानी जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसके साथ जो नए आधुनिक जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें क्लैश पैदा होती है, और उससे आपका समाज व्यवस्था में आपका एक गतिरोध होती है, या अग्रसर होती है या गतिरोध होती है, ये इस पर डिपेंड होता है ये क्लैश कितना बड़ा है। दस बिगिंस द एपॉक ऑफ सोशल रिवोल्यूशन, और उसी से आपका एक समाज में एक रिवोल्यूशन आती है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड सोसाइटी इनटू क्लासेस, और यही जो आपका जो मतभेद है जो बिटवीन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और उससे अंतर्गत जो सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है ऑफ प्रोडक्शन, ये सोसाइटी को विभिन्न क्लास में डिवाइड कर देता है, जो कि आपका आधुनिक जो आपका इंडस्ट्रियलाइज्ड जो टेक्निक अपनाते हैं वो बन जाते हैं कैपिटलिस्ट, और जो आपका जो साधारण जो बिना टेक्निक यूज़ करते हैं, जो उनके पास आधुनिक टेक्निक यूज़ करने का जो जिनके पास लोग नहीं है, वो हो जाते हैं आपका प्रोलेटरेट, वो हो जाते हैं आपका ऑर्डिनरी वर्कर्स बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना साधन नहीं होता है आधुनिकीकरण करने का या आधुनिक आपका टेक्नोलॉजी अपनाने का। एज पीपल बिकम कॉन्शियस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट दे फाइट इट आउट, और जब लोगों को मालूम होता है कि उनमें और जो एडवांस लोगों में जो आधुनिक लोगों में एक विवाद पैदा हो गया, तो वो उसको विवाद को ख़त्म करना या उनमें जो असमानता है उसको ख़त्म करने के लिए वो झगड़े पे आ जाते हैं या फाइट पे आ जाते हैं।
द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व इन फेवर ऑफ द प्रोडक्टिव फोर्सेस एंड न्यू हायर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। अभी ये जो विवाद होती है जो पुराना मोड ऑफ प्रोडक्शन और जो नए मोड ऑफ प्रोडक्शन में, इसमें जो आधुनिक जो टेक्निक है या जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है उसकी आपका जीत होती है, जो और जो मतलब जो हायर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन है उसकी जीत होती है, जो आधुनिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसका जीत होती है, क्योंकि उससे आपका जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन या जो प्रोडक्टिविटी है मेटल प्रोडक्टिव वो बढ़ जाती है और ज़्यादा लोग उसको अपनाते हैं, ना कि जो पुराने मोड ऑफ प्रोडक्शन है या उनसे आपका उसी तरह का सोच विचार रखने वाले लोग। तो हुज मेटल कंडीशन हैव मैच्योर्ड इन द वॉर्म ऑफ द ओल्ड सोसाइटी एमर्ज। अभी जो आधुनिक जो मेटल कंडीशंस है वो उभरती है, वो मैच्योर होती है, जो आपका पुराने जो मेटल कंडीशन है उसके गर्भ में, मतलब एक पुराने मेटल कंडीशन या पुराने सोसाइटी से एक आधुनिक सोसाइटी उभरती है। द बोर्जुआ मोड ऑफ प्रोडक्शन नॉट ओनली रिप्रेजेंट्स द मोस्ट रिसेंट ऑफ सेवरल प्रोग्रेसिव इपॉक्स बट इज द लास्ट एंटागोनिस्टिक फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन। अभी देखिए जो आपका बोर्जुआ मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो यहाँ पे आपका पूंजीवाद, जो कि आपका कुछ ही लोग समाज में जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको अपनाते हैं, वो जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या आपका बड़े बड़े पूंजीवाद हो गए, जिनके पास सभी प्रोडक्टिविटी फोर्सेस का आपका ज़रिया होता है, उन्हीं के अंडर में होता है, वो आपका जो सबसे जो मोस्ट रिसेंट जो आधुनिक जो प्रोग्रेसिव आपका मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है उसी पे आधारित है जो बोर्जुआ मोड ऑफ प्रोडक्शन। और लेकिन ये आपका सबसे आपका विवादास्पद सबसे बड़ा आपका जो लास्ट एंटागनिस्टिक है, जो विपरीत या विवादास्पद जो जिसको लोग सबसे ज़्यादा आपका विरोध करते हैं, उसी यही मोड ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है जो आपका बोर्जुआ मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक पूंजीवादपंथी जो पूंजीवाद जो मत है वही आपका लास्ट मोड ऑफ मतलब सबसे आधुनिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बन जाती है। Marx materialistic interpretation of history thus explains the general course of human history in terms of growth of productive forces। तो अभी मार्क्स की जो मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है, जो आपका जो मेटेरियल कंडीशन पे आपका जो सोसाइटी इवॉल्व होती है या इतिहास में जो समाज जो प्रोग्रेस होती है वो आधारित है आपका जो समाज में जो प्रोडक्टिव फोर्सेस है वो किस तरह इवॉल्व होती है। द प्रोडक्टिव फोर्सेज एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट कॉन्सिस्ट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्टिव फोर्सेज क्या है, ये है आपका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का जरिया है, जैसे कि ये मशीन्स हो सकते हैं या कोई भी औजार हो सकता है या फैक्ट्री हो सकता है, और जो लेबर पावर तो आपका मेन है जो कि आपका फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसके बिना आपका कोई फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आपका काम नहीं करेगा। द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कॉरस्पॉन्ड टू सोसाइटीज प्रोडक्टिव लेवल। और जो ये रिलेशनशिप बनेगा आपका जो प्रोडक्शन विभिन्न स्तर का जो प्रोडक्टिव फोर्सेस है वो डिपेंड करेगा सोसाइटी का प्रोडक्टिविटी लेवल किस तरह है, मतलब ये मशीन से प्रोडक्टिविटी हो रहा है, टूल से हो रहा है या फैक्ट्री से हो रहा है, या किस तरह का और कितने स्तर पे, कितने कागार पे, मतलब कितने दर पे आपका प्रोडक्टिविटी हो रहा है। इन एडिशन टू एंशिएंट फूडल एंड बोर्जुआ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्क्स ऑल्सो टॉक्ड ऑफ द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। अभी देखिए मार्क्स ने तो पहले आपका एंशिएंट जो स्लेव मालिक और जो स्लेव जो मास्टर स्लेव जो रिलेशनशिप था उसका वर्णना किया है उन हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। फिर फ्यूडलिज्म की भी बात की है, फिर कैपिटलिज्म या बोर्जुआ प्रोलेटेड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन भी किए हैं, और उन्होंने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन भी बात किया है। एशियाटिक, अभी देखिए ये एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये एशियाई देश में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसी की बात वर्णना करता है, जहाँ पे आपका कोई आपका ज़मीन का कोई प्रॉपर्टी का ओनरशिप नहीं होता है, सभी अपने मतलब बिना ओनरशिप के सभी अपने अपने काम करते हैं, ज़मीन पे काम करते हैं और अपना अपना जो प्रोडक्टिव फोर्स है उसी पे आधारित उनको लाभ मिलता है, मतलब बिना कोई विदाउट आपका ये ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन या जो समाज में जो प्रोडक्टिव फोर्स अवेलेबल होती है वही होती है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। On the one hand, Marx distinguished between forces of production and relations of production. On the other, he distinguished between the base and the superstructure। अभी देखिए मार्क्स ने तो डिफरेंस आपका डिफरेंट फोर्स ऑफ प्रोडक्शन का और उस पर जो रिलेशनशिप है उस वो तो डिस्कस किए हैं, और आपका यहाँ पे उन्होंने और एक डेफिनेशन दिया है जो कि आपका बेस और सुपरस्ट्रक्चर। अभी देखिए ये बेस क्या है और ये सुपरस्ट्रक्चर क्या है। For Marx, the productive forces are not objective economic forces which do not require the mediation of
ह्यूमन कॉन्शियसनेस फॉर द एमर्जेंस और एग्जिस्टेंस। अभी देखिए मार्क्स के हिसाब से ये जो प्रोडक्टिव फोर्सेस है, जितने भी आपका मशीन्स हो गया, टूल्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, इवन लेबर हो गया, ये मतलब ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक फोर्सेस नहीं है जिसको आपका मनुष्य की जो सोच विचार या ह्यूमन कॉन्शियसनेस की, ह्यूमन थिंकिंग की आपका कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपने आप बिना सोचे समझे वो अपने आप काम कर सकते हैं बिना मनुष्य की चिंतन के, और अपने आप मतलब वो एग्जिस्टेंस में आ सके, क्योंकि मनुष्य की सोच विचार का ही एक प्रतिबिंब है, एक आपका ये एक रिजल्ट है आपका ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। Likewise, the distinction between the material base and the ideological superstructure is not the distinction between matter and spirit, but between conscious। अभी देखिए मार्क्स ने आपका जो डिफिनेशन दिया था बेस और सुपर स्ट्रक्चर, मटेरियल बेस और सुपर स्ट्रक्चर। अभी जो बेस है ये आपका डिपेंड करता है आपका इकोनॉमिक फोर्सेस, और उसी पे आपका जो समाज का जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो सोच विचार है, जो कॉन्शियसनेस या रैशनल माइंड है, उसी पे आधारित है। तो अभी ये जो कहते हैं ये जो बेस है या जो बेस और जो सुपर स्ट्रक्चर की जो रिलेशनशिप है, ये आपका डिस्टिंक्शन नहीं है आपका मैटर एंड स्पिरिट में। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और मटेरियल वर्ल्ड की जो डिफरेंसेस है उस तरह का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, बल्कि बिटवीन कॉन्शियस माइंड, बल्कि जो सोच विचार हुआ मनुष्य की जो चिंतन या वैचारिक जो मस्तिष्क है या जो चिंतन का प्रक्रिया है जो कि कॉन्शियस है उस पे, और एक्टिविटी एम्ड एट द क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिससे आपका जो कि आपका केंद्रित है कि क्रिएशन और सृजन करना और उसको प्रिजर्व करना, जो कि मनुष्य की जीवन की जो कंडीशन है उसको नया आपका एक नया कंडीशन क्रिएट करना ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, और उसको प्रिजर्व करना, एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस व्हिच प्रोवाइड रैशनलाइजेशन एंड लेजिटिमेशन ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म दैट ह्यूमन एक्टिविटी टेक्स। और उसी की जो भी नया जो एक्टिविटी होगा या जो भी नया ज़रिया अपनाएगा मटेरियल प्रोडक्शन का, उसको रैशनलाइज करना, उसको वास्तविकता में उसको जस्टिफाई करना, उसको एक लेजिटिमाइज करना, उसको मतलब एक नैतिक तौर पे उसको एक मूल्यांकन करना और उसको लेजिटिमाइज करना, उसको कानूनी तौर से उसको लीगल करार देना, कोई भी मनुष्य की ह्यूमन एक्टिविटी को जो कि मटेरियल प्रोडक्टिविटी फोर्सेस को बढ़ाता है और ह्यूमन जो मटेरियल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करता है, उसको मतलब ये जो रैशनल माइंड है उसको स्वीकृति देता है। तो ये आपका डिपेंडेंट है, आपका बेसिस सुपर स्ट्रक्चर का जो रिलेशनशिप है उसी पे है। तो मास का जो बेस और सुपर स्ट्रक्चर का जो निचोड़ है, ये हम ये कह सकते हैं कि बेस जो आपका मटेरियल समाज में जो मटेरियल प्रोडक्शन है उस पे आधारित है, और जो सुपर स्ट्रक्चर है जो चिंतन प्रक्रिया है, समाज का जो सोचने का जो तरीका है, जो ये मटेरियल प्रोडक्शन को जस्टिफिकेशन देता है, उसको रैशनलाइज करती है, उसको कानूनी स्वीकृति देता है, उसी पे आधारित है। तो ये था आपका मास का थ्योरी ऑफ मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री।